आज पूरे देश में एक ही खबर की चर्चा हो रही है। वो खबर है जीएसटी के बारे में, जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। ये वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे इस देश का हर नागरिक चुकाता है, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। जीएसटी हर नागरिक की जेब से जाता ही जाता है। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल ने इसी टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव का ऐलान किया है और हम जानते हैं कि आप कल रात से लगातार इसके बारे में कई बातें सुन रहे होंगे। आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तो यहां तक लिख रहा है कि भारत ने जीएसटी की दरों को घटाकर अमेरिका के 50% टैरिफ का जवाब खोजने की कोशिश की है। वॉशिंगटन पोस्ट, डेली मेल और अल जजीरा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों और अखबारों ने जीएसटी की दरों में हुए बदलाव को अपनी हेडलाइन बनाया है। और इसका कारण यह है कि किसी भी सरकार के लिए टैक्स घटाना कभी भी आसान काम नहीं होता है, और वो भी चुनौतियों के बीच में। टैक्स सरकार की आमदनी होती है, उसकी कमाई होती है, और कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसकी आमदनी में, उसकी जो कमाई है, उसका जो रेवेन्यू है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आए। लेकिन भारत ने ऐसा करके दिखाया है और आज हम आपको ये बताएंगे कि जीएसटी की व्यवस्था में हुए इस बदलाव से आपको क्या मिलने वाला है और सरकार को और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे क्या हासिल होगा। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाऊंगी कि पुराने और नए जीएसटी में आखिर फर्क क्या है, क्योंकि नए जीएसटी की तो खूब चर्चा आपने सुन ली होगी, लेकिन पुराने जीएसटी से इस जीएसटी में क्या अलग है ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि पहले 4 स्लैब थे। पहले जो स्लैब थे वो 5% वाला एक स्लैब था, जिसमें 14% वस्तु और सेवाएं थी। 12% का टैक्स स्लैब था। 18% का था, जिसमें 43% सुविधाएं थी, वस्तु और सेवाएं। 28% 19 वाले। तो आप समझिए कि सबसे ज्यादा कमाई कहां से होती थी, जहां पर 18% का टैक्स था, यानी 43% गुड्स एंड सर्विसेज, सामान जो आप खरीदते थे और सेवाएं जो आप लेते थे, उस पे लगता था 18% टैक्स। दूसरे नंबर पर था 28% का, जिसपे 19% सामान थे। 17% 12% में था, तीसरे नंबर पर वो था, और 5% बहुत कम, सिर्फ 14% सामान पर लगता था। ऐसे में सबसे ज्यादा कमाई 18% होती थी 43 से, और फिर 19% सामान पर, ये जो 28% टैक्स होता था। लेकिन अब नए सिस्टम में क्या है, 5% और 18%। तो 12% स्लैब वाली, जो 12% जिन पर लगता था, उसकी 99% वस्तुएं और सेवाएं 5% में आ गई हैं। ये बहुत बड़ी राहत है। यानी जिन सामानों के लिए आप पहले 12% देते थे, उनमें से लगभग 99% के लिए अब आप 5% देंगे। और जो 28% का स्लैब था, ये वाला 28%, जिनमें 19% सामान था, उसका 90% सामान अब आप 18% पर, यानी 10% की आपको सीधे सीधे स्लैब के नजरिए से आप देखिए तो फायदा हो रहा है। एक बार फिर से समझ लीजिए, पिछली बार देखिए 18% सबसे ज्यादा कमाई होती थी, 43% गुड्स, और वहीं पर दूसरे नंबर पर 28% था। जो 99% सामान आप 12% पर खरीदते थे, अब वो 5% पर आप खरीदेंगे, 5% जीएसटी देना होगा। वैसे ही 28% वाले स्लैब में से 90% सामान आ गया है 18% पर, सीधे 10% का फायदा। और जो 10% है उसके बारे में आपने सुना ही होगा, क्योंकि उसमें लग्जरी गुड्स है, उसमें सिगरेट, पान, तंबाकू, एरेटेड जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, हाई कैफीन कंटेंट वाले, मतलब जितनी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीजें हैं या बहुत टॉप एंड चीजें हैं जो अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा और देना होगा। 28 की जगह उनको 40% टैक्स होगा। क्या सस्ता होगा वो भी देख लीजिए। अभी घी, मक्खन, पास्ता, चीज, जैम्स, बर्तन, बच्चों की स्टील की जो बॉटल्स थी, डायपर, सिलाई मशीन, नूडल्स, नमकीन, मेडिकल, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट्स, जो आप कुछ भी मतलब आपको टेस्ट करना हो कि भाई कोविड तो नहीं हुआ है, डेंगू तो नहीं हुआ है, जो तमाम डायग्नोस्टिक किट्स थे। ट्रैक्टर, ये जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। ट्रैक्टर, सिंचाई की जो मशीन है, कृषि से जुड़े उपकरण, 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इन पर क्या लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। तो ये पूरी लिस्ट देख लीजिए, जिन पर 12 की जगह अब लगने वाला है सिर्फ 5% टैक्स। तो इसमें जो जो आपके खाने का सामान है, जो जो आपको पसंद है वो देख लीजिए। अगर आप चॉकलेट पसंद इंसान है तो भी, अगर आप ट्रैक्टर, टायर, ट्यूब, थर्मोमीटर ये सब इस्तेमाल करते हैं तो भी, फेस पाउडर जो भी आपको चाहिए, टैल्कम पाउडर हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, ये सब
फिर सूप, आइसक्रीम, पैकेज वाटर, ये सब 12 से आ गया है 5% पे। शेविंग क्रीम, शुगर सिरप, कोको बटर, कोको पाउडर, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, ये सब कुछ 12 से आ गया है 5% पर। अब आइए दूसरे स्लैब पर, एसी, टीवी, डिशवॉशर दिखाते जाइए। एसी, टीवी, डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन, छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियों में पेट्रोल सीएनजी वाली जो 1200 सीसी से कम की गाड़ियां हैं और बाइक जो 350 सीसी से कम है, उन सब पर अब 28 की जगह लगेगा 18% जीएसटी। तो ये एक बहुत बड़ी राहत इस क्षेत्र में है, क्योंकि यहां पर मार्जिन भी बहुत ज्यादा होता है। हम आपको दिखाएंगे कितना आपके लिए फायदा होगा। हालांकि इनमें से कुछ शर्तें हैं। पेट्रोल और सीएनजी की जो गाड़ी 1200 सीसी से कम की होगी और डीजल की जो गाड़ी 1500 सीसी से कम की होगी और मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से कम की होगी, उन्हीं पर ये बदलाव हो रहा है। 28 से वो आ रहे हैं 18% पर। बाकी सब जो जितने हैं वो अब चले जाएंगे 40% टैक्स पर। इसके अलावा कुछ सामानों पर सरकार ने जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया है और इनमें सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हम लगातार करते रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। 18% जीएसटी लगता था, जिस पर कोई जीएसटी अब नहीं लगेगा। यह सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि आप जीवन बीमा कराते हैं, किसी की मृत्यु के बाद जो पैसा मिले, इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ खराब हो तो आपको पैसा मिले, उसी पर टैक्स लग जाता था और ये लेकर बार बार चर्चा होती थी। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े सामान हो, मैप, चार्ट, ग्लोबल, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स, तो जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि चाहे वो पेस्टल हो, क्रेयॉन्स खरीदें, कॉपी, नोटबुक, इन सब पर 12% जीएसटी लगता था, अब 0। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, जैसे अमूल और मदर डेयरी का जो पैकेज वाला जो दूध होता है, वो दूध, छेना, पनीर, रोटी, खाकरा, पराठा, ब्रेड, रबर पर भी 5% जीएसटी लगता था, लेकिन अब ये सब 0 टैक्स इन पर लगेगा। और यहां आप इसे देख भी सकते हैं, जैसा हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी राहत है। मतलब रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं, उनमें एक बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब ये तो इस बात का हिसाब किताब हुआ कि कहां जीएसटी कम हुआ है और कहां जीएसटी खत्म हो गया है, लेकिन अब आप ये समझिए कि इस जमा घाटा से आपको क्या फायदा हो रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना आपका पूरा हिसाब किताब लगाया जाए। बिजनेस स्टैंडर्ड का अनुमान है कि जीएसटी कम होने से हर परिवार साल भर में औसतन 15,000 रुपए की बचत कर पाएगा। 15,000 सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, ज्यादा पैसा बचेगा, खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी। यही उसका पूरा लॉजिक है, जिस पर कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था में एक सुधार आएगी। ये कैसे होगा? 15,000 आप बचाएंगे, आपके पास वो पैसा रहेगा। इस बचत से होगा ये कि जब लोगों के पास अब ज्यादा पैसा बचने लगेगा, तो वो इससे अपनी परचेजिंग पावर, यानी खरीदने की क्षमता, यानी बाजार में सामान खरीदने की जो उनकी कैपेसिटी है, उसको वो बढ़ा पाएंगे। तो इस 15,000 से हो सकता है वो और भी सामान खरीद सके। अब बाजार में सामान खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो इससे देश में बिकने और बनने वाले सामानों की खपत बढ़ जाएगी, और खपत बढ़ी तो इससे न सिर्फ भारत की जीडीपी को एक नई गति मिलेगी, बल्कि सरकार के जीएसटी कलेक्शन पर भी इसका ज्यादा असर नहीं होगा। क्योंकि जो रेवेन्यू लॉस की बात हो रही है, उसमें हमेशा यही आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा होगा, यानी खरीदारी ज्यादा होगी, तो ऐसे में और भी पैसा बाजार में आएगा। इस बात को आप हमारे इस बजट कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि बजट कैलकुलेटर आखिर क्या कहता है। देखिए, जैसे जीएसटी में इन बदलावों से मारुति कंपनी की स्विफ्ट कार पर अब आप 60 से 70,000 रुपए की बचत कर पाएंगे, और इतना ही बाकी कंपनियों की छोटी कारों पर भी आप आसानी से कर पाएंगे। 60 to 70,000, 60 से 70,000 मायने रखता है, और वो आपका बचेगा। 3 स्टार के 1.5 टन एसी पर 3,500 रुपए की बचत होगी, 3,500 की, जो आप देख रहे हैं यहां पर। और इसी के साथ साथ एसी की गिनती अब लग्जरी आइटम में भी नहीं की जाएगी, इसको जरूरत के सामान के तौर पर देखा जाएगा। तो यहां पर आप एसी जब खरीद रहे हैं 3 स्टार, तो आप 3500 के आसपास बचत कर पाएंगे। 30,000 रुपए के डिश वॉशर पर कितना बचेगा? 3,000 रुपए। तो जो डिश वॉशर आप खरीद रहे हैं उसमें आप 3,000 रुपए बचा सकते हैं। और वहीं पर आप देखिए तो 20,000 रुपए की वॉशिंग मशीन अगर आप ले रहे हैं, तो इस पर आप बचाएंगे 2,000। तो अगर आप खरीद रहे हैं 3,000 का डिश वॉशर, बर्तन धोने वाली मशीन, तो 3,000 बच जाएगा, तो ये आपको सीधा कम पड़ जाएगा। 20,000 की अगर आप कपड़े धोने की मशीन खरीद रहे हैं, तो आपका 2,000 रुपए बच जाएगा।
तो ये कुल मिलाकर काफी बचत मायने रखता है, जैसे अब जब आप बड़े बड़े आइटम इस तरह के खरीद रहे हो। 300 सीसी से कम की मोटरसाइकिल पर 15 से 20 हजार रुपए, ये देखिए इस तरफ से 300 सीसी से कम की अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो देखिए 15 से 20 हजार रुपए आपके बच जाएंगे। तो ये भी बहुत मायने रखेगा। अब आ जाइए टीवी पर, क्योंकि टीवी है तभी हम लोग भी हैं, तभी आप आज तक को देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट को इस वक्त देख रहे हैं। तो ये टीवी आपके लिए कैसे राहत की सांस बनकर आएगा, क्योंकि अभी तक अगर आप 32 इंच वाला खरीदते थे तो उस पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब वो घट गया है। तो ऐसे में 1500 रुपया आपका 32 इंच के टेलीविजन पर भी बचेगा। अगर किसी होटल में एक रूम का एक दिन का किराया 7,500 या उससे कम है तो उस पर भी 12% की जगह अब लगेगा कितना, 5%। तो आप समझिए कि यहां पर भी आप लगभग 500 रुपए का यानी 7,000 में आपको ये कमरा मिल जाएगा, जो कि पहले 7,500 का था। इससे भी हर दिन होटल में रुकने के लिए आपको मतलब सोचिए अगर आप 10 दिन रुक रहे हैं तो आप 5,000 रुपए बचा लेंगे। इसके अलावा इससे सस्ते होटल और सस्ते हो जाएंगे और घूमने फिरने का खर्च भी कम हो जाएगा। रेस्टोरेंट में भी जो जीएसटी लगता है वो भी कम हो रहा है। सीमेंट, ये बहुत मायने रखता है क्योंकि सीमेंट पहले 28% और अब 18%। इसका अर्थ ये है कि 20 लाख की लागत में अगर आप देखें तो आप औसतन 50,000 रुपए, ये नीचे वाला फिगर देखिए, 20 लाख की लागत अगर आप लगा रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, 20 लाख का अगर आप सीमेंट खरीद रहे हैं तो ऐसे में 28% नहीं, आपको 18% जीएसटी देना होगा और आप बचाएंगे कितना, 50,000 रुपए की बचत आपकी होगी। जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, जो सामान होता है, उस पर भी आप लोग अच्छा खासा पैसा बचा लेंगे। जैसे 500 ग्राम मक्खन पर 17 रुपए की बचत होगी, 1 किलो घी पर 42 रुपए आप बचा लेंगे, 42 रुपीज। 200 ग्राम बिस्किट पर लगभग आप 6.5 रुपए बचा लेंगे, 100 ग्राम चॉकलेट पर 13 रुपए, आधा किलो अगर आप ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो 35 रुपए बचेंगे, टूथब्रश पर 5 रुपए, 1 लीटर दूध पर 3.5 रुपए की बचत होगी, 100 ग्राम पनीर पर 3.5 रुपए की बचत होगी, 1 लीटर शैम्पू 50 से 60 रुपए इस पर बचत होगी। ये बहुत मायने रखेगा, बहुत फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है। 1 किलो नमकीन अगर आप देखें तो 26 रुपए बचेंगे। बच्चों की स्टील की बॉटल्स जो आती हैं उस पर आप 21 रुपए बचाएंगे। डायबिटीज के टेस्ट स्ट्रिप्स, ग्लूकोमीटर जो आप खरीदते हैं और फिर टेस्ट स्ट्रिप्स जिनको डायबिटीज हुआ उनको लगाना पड़ता है, उनके लिए राहत की बात है, 50 रुपए वहां पर बचेंगे। 10 पेंसिल में 6 रुपए, 200 पेज की नोटबुक में 6 रुपए और ट्रैक्टर पर अगर आप देखें 40 हॉर्स पावर का तो ये एक बहुत भारी बचत होगी। 40 से 50,000 रुपए की ये बचत है। ट्रैक्टर पर 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर 40 से 50,000 रुपए की आप बचत करेंगे। तो सबसे बड़ी बचत लेकिन हमारी नजर में यही है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। अब तक इन इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लोगों से 18% जीएसटी लिया जाता था। ये स्टोरी हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाया था। 5 सालों में सरकार ने इस जीएसटी से कुल 57,432 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन अब इस सारे पैसे की बचत हो जाएगी। 10,000 रुपए के प्रीमियम पर 1,800 रुपए आप आसानी से बचा पाएंगे और यह बचत कई मायनों में बड़ी होगी। कैसे, अब वो समझिए, क्योंकि देखिए भारत में जीडीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है जिसे एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ जीडीपी कहते हैं। यह फॉर्मूला है C + I + G + ब्रैकेट में X - M। ये आप समझ गए? मतलब है C से कंजम्पशन, यानी जो खर्चा आप कर रहे हैं, जो उपभोक्ता है, जो कंजम्पशन है, जो आप खपत कर रहे हैं, खपत को कंजम्पशन कहते हैं। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। G का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी सरकार का खर्च, जो सरकारी खर्च है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और फिर X - M, यानी जो नेट एक्सपोर्ट्स आप करते हैं, मतलब जितना आप सामान बेचते हैं और जितना आयात करते हैं उसको X - M कर दें तो नेट एक्सपोर्ट्स आपका, यानी आपने कितना जो है निर्यात किया, कुल में नेट निर्यात, मतलब आयात ज्यादा है या निर्यात ज्यादा है। अगर आप भारत की जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है उसको देखेंगे तो बदलाव की बात होती है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है? भागीदारी है कंजम्पशन की, यानी खपत की, जो 61.4% है। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो घरेलू खपत पर ज्यादा निर्भर है, यानी हम और आप कितना खर्च करते हैं उस पर 61.4% निर्भर करती है। और ऐसे में जब जीएसटी कम होने से महंगाई कम होगी और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा तो लोग उससे बचे हुए पैसे को बाजार में खर्च करेंगे और इससे अपनी खरीदने की क्षमता को बढ़ा लेंगे। और इस सबसे
जब हमारी खपत बढ़ जाएगी तो इसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को होगा। और अमेरिका ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया है उसका हमारी जीडीपी पर जो असर है उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। हम जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि जीएसटी कम होने से अमेरिका में अपना सामान निर्यात करने वाले भारतीय व्यापारियों का घाटा कैसे कम हो सकता है। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनका व्यापार घाटा कम हो जाएगा, लेकिन इनका घाटा अपनी जगह पर रहेगा। लेकिन इस घाटे से भारत की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान जीएसटी कम होने से के कारण जो घरेलू खपत है, मतलब जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो घरेलू खपत बढ़ेगा और बढ़ने से कम हो जाएगा। हमारा जो जीडीपी है वो आगे भी मजबूत बनी रहेगी। अमेरिका के जेफरीज ग्रुप का अनुमान क्या है? वो ये कह रहे हैं कि जीएसटी में सुधार से भारत में घरेलू खपत, यानी जो हम और आप सामान खरीदेंगे उससे जो पैसा होगा वो कंजम्पशन एक साल में 2,40,000 करोड़ रुपए बढ़ सकती है, जो जीएसटी कलेक्शन में होने वाली 1.25 लाख करोड़ रुपए के नुकसान से दोगुना है। एसबीआई का भी यही अनुमान है कि इससे महंगाई दर में लगभग 0.2 से 0.5%, 0.2% से 0.5% की कमी हो जाएगी और जीडीपी के 1.6% के बराबर घरेलू खपत में बड़ा इजाफा होगा। आप ये भी कहते हैं कि जीएसटी के सुधार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इस साल की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8%, 7.8% रहा और जुलाई में उपभोक्ता महंगाई दर भी 8 साल के न्यूनतम स्तर पर रही और हमारे देश में फैक्ट्री प्रोडक्शन भी 17 साल में अभी सबसे ज्यादा है। और ये सारी बातें ये इशारा कर रही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही मजबूत है और जब अब जीएसटी के सुधार से इसको एक नई ताकत मिलने वाली है। हमारे रोजमर्रा के काम में जैसे ब्रेड यूज आता है, मक्खन आता है, दूध आता है, इसमें 0% जीएसटी हो गई है, जिससे हमारे घर के जो है सबके जेब के खर्चे बच गए हैं। पेपर ट्रेड पर इन्होंने 12 से 18% टैक्स कर दिया है, उससे बहुत सी मतलब परेशानियां बढ़ेंगी। पेपर ऑलरेडी इतना महंगा है और बढ़ेगा इसका रेट। दुकानदारों का भी पैसा जीएसटी में कम फंसेगा। जहाँ उनको 28% जीएसटी भरनी पड़ती थी वहाँ 18 भरना पड़ेगा। जो जीवनदायक जो औषधि है उसमें पूरा फ्री एकदम जीएसटी पूरा उठाया गया, सबसे बढ़िया बात है। जीवनदायक आदमी को तो जीवन ही सब कुछ है। दूध का प्राइस कम हो गया है, जो एजुकेशन है उस पर टैक्सेस कम हुए हैं, जीएसटी कम हुआ है, तो कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल डिसीजन। एयर कंडीशन या और भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे भी जो जीएसटी घटा है, टैक्स का स्लैब को घटाया गया है, उसमें अच्छा खासा पैसा का गिरावट आएगा। घी पे तो बहुत ही कम हुआ जीएसटी, 18% से 5% पर आ गया, जिससे महिलाओं को तो घी की किचन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। अप्रैल में जो जीएसटी एजम्पशन 1000 रुपया से 2500 करने से जो आम ग्राहक है, आम नागरिक है, उसको कपड़ा सस्ता मिलेगा। जिस तरह से एक आम जनता जब होटल या रेस्टोरेंट में भोजन करने जाती है तो रोटी पे से तो पूरा ही टैक्स हटाया गया, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर रेट कम करा, खाने पीने के ऊपर भी कम करा, थोड़ा बिजनेस में थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। ओवरऑल मार्केट का कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट का कंजम्पशन बढ़ने से ट्रेडर्स को ये बेनिफिट होगा कि मार्केट का कैश फ्लो बढ़ेगा। जीएसटी में हुए इन सुधारों पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको आज सुनना चाहिए। अब लगा कि हम लोगों को पूरा सिस्टम अब स्टेबल है, अब एक बड़ा बदलाव किया जा सकता है और इसको हम लोग एक तो टैक्स स्लैब्स को घटा दिया जाए, बहुत चीजों को नीचे लाया जाए, तो और उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए मध्यम वर्ग और पूरे समाज के लिए इस टैक्स घटाने से सभी को लाभ मिलेगा। सरकार ने कॉमन आदमी के हाथ में और पैसा दिया है, तो आई थिंक आज के दिन में जब एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी टैरिफ के बाद में कि इकॉनमी कैसे चलेगी नहीं चलेगी, आई थिंक इट इज़ द स्पीड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। एक फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लोगों के हाथ में पैसा होगा, लोगों के घर में खुशी होगी, तो आई सी दिस इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर द कॉमन मैन। जो एक आम आदमी के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में से, हेल्थ केयर में से, लाइफ में से, उसमें से जो जीएसटी की कटौती हो गई है, तो ये बड़ा ही सराहनीय कदम है। तो जीएसटी की इस नई व्यवस्था में 40% के एक नए स्लैब को भी जोड़ा गया है, जिसमें लग्जरी आइटम्स के साथ ऐसे सामानों को भी रखा गया है जो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा भी खूब हो रही है।
और जो लोग ये सब नहीं खाते पीते हैं या ये बड़ी गाड़ियां नहीं खरीदते हैं, वो राहत की सांस ले रहे हैं कि भाई चलिए, इनको 28% पहले लगता था, अब देंगे 40%। पैसों की कमी क्या है अमीरों को। तो ये देखिए 1200 सीसी से ज्यादा की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, एसयूवीज, इन सब पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। तो जो ये सपना देख रहे थे बड़ी गाड़ी का, उनको थोड़ा सा और भी पैसे जमा करने होंगे, निकालने होंगे। 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल जो गाड़ियां हैं, इन सब पर 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल गाड़ियां, 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियां, उन सब पर अब लगेगा कितना? 40% जीएसटी। अगला दिखा दीजिए, क्योंकि जो लोग इस पर राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन ये देखिए ज्यादा बिकने वाली जो गाड़ियां हैं वो और महंगी होंगी। 24% छोटी गाड़ियां बिकी हैं, जीएसटी 28% से 18% हो गया है। 17% गाड़ियों पर अब जीएसटी 40% लगेगा। तो इसमें जब आप देखते हैं तो बड़ी तस्वीर इस पूरे मामले में ये समझ में आ रही है कि जो वर्ष 2024 का हम आपको डेटा दिखा रहे हैं, पिछले साल सिर्फ 24% छोटी गाड़ियों की ही बिक्री हुई थी, 24%। जीएसटी 28% से 18% था, जिन पर जिन्होंने भी ये लगभग 24% जो गाड़ियां खरीदी, छोटी गाड़ियां, उस पर लोग जीएसटी दे रहे थे 28% से कम करके वो 18% किया गया है। ये गाड़ियां 50 से 70 हजार रुपए तक अब सस्ती हो गई हैं। लेकिन समझिए ध्यान से, बाकी 70% से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर जीएसटी में मामूली राहत मिलेगी और इन पर 40% जीएसटी लगा दिया जाएगा। जो मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज्यादा की होंगी, उन पर भी 40% जीएसटी वसूला जाएगा। ये देखिए, जो 350 सीसी से ज्यादा की बाइक्स हैं, उन सब पर अब लगेगा 40% जीएसटी। इसके अलावा जो लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जो ये सब काम नहीं करते हैं, पान मसाला, तंबाकू से जुड़े जितने भी उत्पाद हैं, सिगरेट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा और ये फैसला कई लोग सराह रहे हैं। अब देखिए, एक और बहुत बड़ी मुसीबत है और खास तौर पर हमारे बच्चों की सेहत से जुड़ी हुई चीज जिसको लेकर सराहना हो रही है, क्योंकि हमारे देश में जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स भी कहते हैं, जिनकी लत लोगों में बढ़ती जा रही है, सेहत के लिए हानिकारक बताया जाता है। साल 2023-24 में पहली बार भारत के 50% घरों में साल भर में कम से कम एक बार सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जरूर खरीदी गई है। ये डेटा देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब पानी से ज्यादा इन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने लगे हैं। होटल में बैठते हैं, खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन साथ में फटाफट एक कोल्ड ड्रिंक्स का भी ऑर्डर लग जाता है। जबकि इस तरह के डाइट सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक से हार्ट स्ट्रोक, डिमेंशिया का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, बच्चों की सेहत पर नुकसान पहुंचाते हैं। हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों का भी इनसे कनेक्शन देखा गया है कई स्टडीज और रिसर्चेस में। इसी के साथ साथ एक जो शुगर रश होता है बच्चों में, जब वो इस तरह के शुगर वाली ड्रिंक्स पीते हैं, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। अग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार का कारण माना जाता है। इसलिए अगर आपने भी अपने रेफ्रिजरेटर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल संभाल कर रखी है, आप अपने मेहमानों को या शादी और जन्मदिन पार्टी जैसे खास मौकों पर ये कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तो आज ही सावधान हो जाइए। याद रखिए, अब आपको ज्यादा पैसे देकर एक तो ये कोल्ड ड्रिंक्स खरीदनी होगी, और अब ज्यादा पैसे देकर हो सकता है बीमारियां आप खरीद रहे हो। हमने तो बस आपको सतर्क कर दिया। ये महंगा होगा तो ये सरकार की जो राजनीति है सर, ये अच्छी नहीं है। इसमें महंगाई नहीं करना चाहिए। देखिए अभी बिहार सरकार ने क्या शराब बंद कर दिया, तो इसका क्या मतलब है? बिहार में शराब बंद हो गया है? तो इतनी बढ़ोतरी उचित नहीं है। सरकार को फिर से इस पे विचार करना चाहिए। भैया थोड़ा दुकानदारी पर तो असर पड़ेगा, लेकिन सरकार भी क्या कर सकती है? उनके हाथ में कोई चीज़ है नहीं। कोई भी सरकार आएगी, जो टैक्स लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। बहुत गलत हुआ है, खाने वालों को बहुत दिक्कत परेशानी होगा। आदमी कैसे खाएगा, दुकानदार को दिक्कत होगा, सब लोग को तो दिक्कत परेशानी होगा करेगा। 80 कर देना चाहिए, 100 कर देना चाहिए, आदमी कम खाएगा। तो उसमें तो अच्छी चीजें हैं कि जो चीज हमें नहीं यूज करना है या लोग कम यूज करें, उस पर बढ़ा दिया तो बहुत अच्छा किया। तो कोल्ड ड्रिंक की दुकानों पर, पान दुकानों पर आपने उन लोगों की मायूसी भी देख ली, क्योंकि उनके लिए तो ये उनकी लतों का हिस्सा है और ऐसी लत में लगे लोग इसको गलत मान रहे हैं। सुना आपने, ये लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि सिगरेट, तंबाकू पर सरकार ने 40% जीएसटी लगा दिया है। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे मौजूदा पीढ़ी का एक वर्ग कहां पर जा रहा है। ये सतर्क होने का वक्त है। जीएसटी की अभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको और भी जानकारियां देंगे। जीएसटी की ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
जब नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन सभी सुधारों में आम लोग, किसान, छोटे व्यापारी, मिडिल क्लास, महिलाएं, युवाओं को बहुत फायदा होगा। असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान, सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसी दौरान ये तुलना भी की कि पहले कैसे यूपीए की सरकार के दौरान टॉफी से लेकर सीमेंट, हर चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता था और अब जीएसटी के सरलीकरण के बाद इन तमाम चीजों पर तमाम रियायतें दी गई हैं। जीएसटी में हुए इन सुधारों की चर्चा हम कर रहे हैं, तो आइए आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं, बताते हैं। जीएसटी में हुए इन सुधारों के साथ सबसे बड़ी बात क्या है? भारत के जीएसटी कलेक्शन में सिर्फ 7% योगदान 5% स्लैब का है। ये ध्यान से देखिए, जो पूरा टोटल जीएसटी कलेक्शन है ना भारत का, उसमें 5% जो स्लैब है उससे कितना आता है जीएसटी? 7%। 12% जो स्लैब था उसका आता है और भी कम, 5%। 18% स्लैब वाला सबसे ज्यादा है 65% और बाकी है 28% स्लैब वाला। लेकिन यहां ये सबसे ज्यादा सामानों पर लगता था 18% और इसीलिए 65% जो जीएसटी या कलेक्शन देश का होता है वो यही 18% टैक्स से आता था। अब देखिए 18% के स्लैब को अब भी जीएसटी में रखा गया है। बहुत सारे लोग इन आंकड़ों को दिखाकर ये कह रहे हैं कि जिस स्लैब में सबसे ज्यादा जीएसटी आता था उसे तो सरकार ने हटाया नहीं, इसीलिए ये सुधार किसी काम के नहीं है। लेकिन ये दावा पूरी तरह गलत है। हकीकत ये है कि जीएसटी काउंसिल ने 18% स्लैब में आने वाले कई सामानों को 18% से 5% वाले स्लैब में डाला है और आम लोगों की जरूरतों से जुड़ी सभी चीजें सस्ती हो गई हैं। 12% स्लैब के जो 99%, ये भी जो 12% का स्लैब था, इसका 99% सामान 5%। 18% का भी आप देखिए सबसे ज्यादा सामान 5% में चला गया है और ऐसे में ही अगर आप देखिएगा तो यहां का भी चला गया है 99% और 28% स्लैब का जो 90% सामान था, 18 के बाद 28% था ना, उस 28% स्लैब का 90% सामान 18% में आ गया है। तो ये जो 18% का स्लैब बचा भी है वो दरअसल 28% वालों को केटर करने के लिए है। 28% का 90% सामान 18% के स्लैब में आ गया है। असल में इन सुधारों को पूरा भाव क्या है? वो ये है कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल जाए। अमीर वर्ग के लिए शौक वाली महंगी चीजों को 40% के स्लैब में रख दिया गया है, जो कि आम लोगों के लिए राहत है। और जो अमीर लोग हैं, शौक वाली चीजें जो खरीदते हैं, जिनको सिन गुड्स भी कहा गया है, यानी आप अपने प्लेजर के लिए खरीदते हैं, वो 40% के स्लैब में डाल दी गई है। दूसरा, इस फैसले का लेकर सरकार और विपक्ष के बीच श्रेय लेने की एक होड़ लगी हुई है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जीएसटी कानून 2017 में लागू हुआ था। इससे पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पर एक पूरा मकड़ जाल फैला हुआ था, जिसमें 17 अलग अलग टैक्स, 13 तरह के सेस सभी तरह के सामानों पर लगाए जाते थे। लेकिन बाद में जीएसटी में इतने सारे टैक्स को 4 स्लैब में बांटा गया। अब इन्हें भी मुख्य रूप से 2 स्लैब तक सीमित कर दिया गया है। तो फैसले लेने की होड़ है। लेकिन वर्ष 2017 में जीएसटी कानून लागू हुआ। वर्ष 2017 से पहले 17 बड़े टैक्स थे, 13 सेस थे। बाद में जीएसटी में 4 स्लैब्स में बांटा गया और अब 2 स्लैब में उसका सरलीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा आप इस ग्राफ को देखिए, जिसमें जीएसटी कलेक्शन रॉकेट की तरह ऊपर गया है। 2017-18 में देखिए 7.41 था, उसके बाद वो आगे बढ़ा 18-19 में 11.77%, फिर 12% के पार गया 2019-20 में, फिर 20-21 में जब कोविड का टाइम था उस वक्त थोड़ी सी गिरावट उसमें आई। लेकिन उसके बाद से आप देखिए जीएसटी कलेक्शन 2021-22 में लगभग 15%,
22-23 में, माफ कीजिएगा, ये लाख करोड़ रुपए हैं, माफ कीजिएगा एक बार फिर से आपको बता दें, ये लाख करोड़ में सारे नंबर्स हैं, जिसमें 7,41,000 करोड़ आप देख रहे हैं 17-18 में। वहीं से करते करते ये पहुंच गया 2022-23 में 18 लाख करोड़ रुपए, फिर पहुंचा 20 लाख करोड़ रुपए पर 23-24 में, और 24-25 में ये 22,08,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था। इस पूरे मुद्दे पर मैंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का एक इंटरव्यू किया, ये समझने के लिए कि आपके लिए इसमें क्या है। वो टैरिफ से लेकर जीएसटी के मुद्दे पर क्या बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। ये जो जीएसटी के 4 स्लैब से हमने 2 स्लैब किए हैं और जिनको हम सिन गुड्स कह रहे हैं उनको 40% में डाला है, इससे आम आदमी को कितनी राहत पहुंचेगी, किस तरीके से आप अपनी सरकार की इस कदम को समझाएंगे आम भाषा में? मैं समझता हूं ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, बहुत कुशलता से। एक समय आपको याद होगा कि 35-40 प्रकार के अलग अलग टैक्सेस, ड्यूटीज, लेवीज लगाए जाते थे, उन सबको सम्मिलित करते हुए एक जीएसटी बनाया गया, 2017 में लागू हुआ। कांग्रेस तो वर्षों से बोलती रही लेकिन कभी लागू नहीं कर पाई। मोदी जी पे लोगों को विश्वास था, विपक्षी दलों को भी विश्वास था कि इन्होंने कहा है तो अच्छा करेंगे, और समय समय पे राहत मोदी जी देते रहे, जो पहले टैक्सेस थे उसको कम करते रहे। अब जब अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो गई, आपने देखा ही होगा 7.8% पे हम आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। महंगाई का दर भी सिर्फ 1.55% हो गया। हमारे विदेशी मुद्रा का भंडार पर्याप्त है। अलग अलग प्रकार से एक बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत उभरी है। 2 साल बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये एक पूरा कैलिब्रेटेड मैनर में समय के अनुकूल बदलाव किए गए, और आज ही सही समय था और सही समय पे सही कदम उठाकर, जिससे राज्यों को भी कोई नुकसान नहीं हो, देश की अर्थव्यवस्था और तेज गति प्राप्त करे। आपने ऐसा कहा है कि नवंबर तक हमें लगता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा अमेरिका के साथ हो जाएगा, तो इसके पीछे का आपका तर्क कि आपको कैसे ऐसे लग रहा है, और क्या टैरिफ जो 50%, क्योंकि कम टैरिफ तो होता नहीं जो उन्होंने लगाया है 18% हमारे एक्सपोर्ट्स पर, क्या ये टैरिफ इस जीएसटी रिलैक्सेशन या टैक्स रैशनलाइजेशन के पीछे की वजह थी, ट्रिगर था? पहली बात तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा जो बदलाव हुआ है, इतना व्यापक जो जीएसटी में लोगों को राहत दी गई है, ये कोई 1 दिन, 4 दिन, 4 हफ्तों का काम नहीं है। ये तो 1 वर्ष से ऊपर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, हर राज्य के साथ सलाह मशुरा करना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट पे, रेट रैशनलाइजेशन पे, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन पे, और लगभग एक प्रकार से समय अनुकूल है, क्योंकि इससे एक डोमेस्टिक डिमांड में जब उछाल आएगा तो जो अगर कोई इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट में हो, वैसे तो मैं मानता हूं इस साल का एक्सपोर्ट पिछले वर्ष से ज्यादा होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। इस वर्ष का एक्सपोर्ट निर्यात पिछले वर्ष से ज्यादा होगा। 50% टैरिफ ट्रंप का लगाना और फिर ये कहना कि रशिया से भारत तेल खरीदता है इसलिए हम ये 25% ऐड कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने पहले कहा था नवंबर तक एफटीए हो सकता है, आपकी उस पर क्या, ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अमेरिका से क्या? मुझे लगता है कि लगातार अलग अलग ट्रैक्स पे बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है। अभी हाल में डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर भी उनकी मीटिंग हुई है, दोनों देशों की, यूएस और भारत की। एक बड़ा घनिष्ठ संबंध है यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच में, अच्छी मित्रता है हमारे नेताओं में, हम मंत्रियों के बीच में भी अच्छी मित्रता बन गई है। वर्षों से ये एक ऐसा रिश्ता है जो मजबूत होते जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो निर्णय फरवरी में लिया गया था कि इस वर्ष के अंत तक, फॉल तक, नवंबर तक एक पहला ट्रेंच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का किया जाएगा, उस दिशा में जरूर कुछ ना कुछ अच्छी बातचीत से निर्णायक परिणाम निकलेगा। लेकिन पीयूष जी, वो लगातार अटैक कर रहे हैं इंडिया को ट्रंप।
मतलब एक हर दिन सुबह बस जैसे यहाँ पे शाम होती है तो लगता है कि अब वो क्या लिखने वाले हैं। ऐसा तो हमें नहीं दिखता है, पर वो कह रहे हैं वन साइडेड रिलेशनशिप था, ये इंडिया को ही बस इससे फायदा हो रहा था, हम तो इसमें सब कुछ गवा रहे थे। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी जैसे जैसे और जानकारियां पहुंचेंगी तो ठीक पिक्चर, ठीक परिचय भारत और यूएस के ट्रेड का उनको भी मिल जाएगा। उनके इकोनॉमिक एडवाइजर पीटर नवारो से लेकर जो तमाम लोग हैं वो जो एससीओ समिट हुआ वहां पर तियानजिंग में चाइना में, उसको लेकर भी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि चाइना और रशिया के साथ आप हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन भारत और यूएस के बीच में जो संबंध है वो गहरा भी है और वर्षों वर्षों से है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातचीत होती है वो मीडिया के माध्यम से नहीं होती है, वो बंद कमरे में होती है। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। खाना, दवाइयाँ और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कटौती से खैर एक तरफ जीएसटी का ये इतना बड़ा फैसला है तो दूसरी तरफ टैरिफ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपने सुना वाणिज्य और उद्योग मंत्री तो इस बात से आश्वस्त है कि कुछ ना कुछ तरीका ट्रेड डील का निकल जाएगा, लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक पत्रकार के सवाल पर बुरी तरह भड़क गए। ये पोलैंड के पोलिश रेडियो के पत्रकार थे जिन्होंने पूछा क्या, ये पूछा कि राष्ट्रपति ट्रंप रशिया से नाराजगी तो जता रहे हैं लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इस बात पर राष्ट्रपति ट्रंप को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इस पत्रकार को अपनी नौकरी बदलने की नसीहत दे डाली और यह भी कह दिया कि अभी भारत के खिलाफ कार्रवाई का फेज 2 और फेज 3 बाकी है। अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, लेकिन मौजूदा समय में दोनों देशों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। एक तरफ भारत है जिसने 50% टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिका के खिलाफ भाषा की शालीनता को हमेशा बरकरार रखा। हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपने हितों की सुरक्षा की। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप है जो भारत के लिए धमकी भरी भाषा का बार बार इस्तेमाल करते हैं और उनके बयानों में भारत के लिए शालीनता कम, गुस्सा ज्यादा नजर आता है। और ऐसा नहीं है कि इस बात को दुनिया महसूस नहीं कर रही है, तो सुनिए। आइए आपको बताते हैं, फिजी, फिनलैंड और यहां तक कि जर्मनी ने भी इस मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो यह कहा है कि अमेरिका भारत और चाइना से इस तरह से बात नहीं कर सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं रूसी राष्ट्रपति भारत के हक में। तो सुना आपने व्लादिमीर पुतिन को, और इसीलिए माना जाता है कि रशिया चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है और कोलोनियलिज्म का ये दौर नहीं है। ये साफ शब्दों में बताते हुए अमेरिका को राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है कि वो भारत को टैरिफ के मुद्दे पर झुका दे और भारत भी अमेरिका के दबाव में आकर रशिया के साथ अपने व्यापार को बंद कर दे। लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम होती हुई दिख रही हैं। हकीकत में हो इसका उल्टा रहा है। तो देखिए, रॉयटर्स के मुताबिक भारत और रशिया के बीच ये बात चल रही है कि रशिया भारत को और S-400 सिस्टम्स कब दे सकता है। ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हमने सुदर्शन चक्र का नाम दिया है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय इस्तेमाल किया। ऐसी भी खबरें हैं कि रशिया और भारत के बीच सस्ते कच्चे तेल की खरीद को लेकर बात हो रही है और उससे ये पता चलता है कि भारत ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया है कि हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए सही होगा, हमारे हित में होगा, हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। खबर का रुख करते हैं, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस बार चाइना की विक्ट्री डे सेलिब्रेशन के दौरान एक ऐसा चेहरा नजर आया जिस पर पूरी दुनिया की नजर रही। ये थी नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बेटी किम जू ए, जिनकी उम्र है 12 से 15 साल के बीच बताई गई है। तस्वीरें उनकी आप देखेंगे। किम जोंग उन दूसरे देशी यात्राओं पर बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी बख्तरबंद ट्रेन से चाइना की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने आए और इस दौरान उनकी बेटी किम जू ए भी मौजूद रही।
ये पहली बार था जब किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर किसी विदेशी यात्रा पर आए थे और इसी वजह से आज पूरी दुनिया किम जू ए के बारे में जानना चाहती है और उन्हें लेकर काफी उत्सुक भी है। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। उत्तर कोरिया हालांकि देखिए तो राजवंश के बारे में वैसे भी बहुत कम जानकारी सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है इनके परिवार के बारे में और इसीलिए किम जोंग उन की बेटी के बारे में भी बहुत ज्यादा जानने को कुछ है नहीं। जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक किम जू ए की उम्र करीब 12 से 15 साल है। हालांकि आधिकारिक रूप से उनकी उम्र को लेकर कुछ नहीं कहा जाता है। किम जू ए अपने पिता किम जोंग उन और मां री सोल जू की बेटी है। किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं जिसमें पहला बच्चा एक बेटा, दूसरी बेटी किम जू ए और तीसरे नंबर पर एक छोटा बेटा है या बेटी है और इसको भी लेकर कोई जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वो बेटा है या बेटी है। किम जू ए पहली बार नवंबर 2022 में सार्वजनिक रूप से नजर आई थी। उस वक्त नॉर्थ कोरिया ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल लॉन्च किया था और इस कार्यक्रम में वो अपने पिता के साथ शामिल हुई थी। साल 2022 में जब पहली बार किम जू ए अपने पिता के साथ नजर आई तब नॉर्थ कोरिया की मीडिया में उन्हें सम्मानित और प्रिय कहकर संबोधित किया गया। इसके बाद वो नॉर्थ कोरिया में हुए कई सैन्य समारोहों में, राजकीय कार्यक्रमों में अपने पिता के साथ शामिल होती रही हैं, दिखती रही हैं। साल 2013 तक कोई जानता ही नहीं था कि किम जोंग उनकी बेटी है, लेकिन 2013 में एक छोटी सी गलती की वजह से किम जू ए के बारे में दुनिया को पता चला। ये तब हुआ जब अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी डेनिस रॉडमन अपनी प्योंगयांग यात्रा पर गए हुए थे। इस दौरान वो किम जोंग उन से मिले थे, तब उन्होंने गलती से उनकी बेटी का नाम सार्वजनिक कर दिया था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किम जू ए नॉर्थ कोरिया की अगली सुप्रीम लीडर बन सकती हैं। इस पर चर्चा वहां हो रही है और इसीलिए उन्हें खुद सुप्रीम लीडर किम जोंग उन सार्वजनिक मंचों पर लेकर जा रहे हैं। अभी से ही रिहर्सल करा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो वो किम परिवार की चौथी सदस्य होंगी जो नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर बन जाएंगी। आपको देश की राजधानी दिल्ली की बाढ़ दिखाते हैं जो एक बड़ा रूप लेती जा रही है। इस बाढ़ में दिल्ली के निचले इलाके तो कल ही डूब गए थे, लेकिन हथनी कुंड बराज से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से वो इलाके भी डूबने लगे हैं जहां राहत शिविर बनाए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मयूर विहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए एक शिविर बनाया गया था, लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इन शिविरों में पानी घुस गया। दिल्ली के कुछ इलाकों में तो 3 से 4 फीट तक पानी बाढ़ का आ गया है और कल से अगर देखिए जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर था। ये स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि अब बताया जा रहा है धीरे धीरे पानी का स्तर घट रहा है। दिल्ली में हो रही बारिश ने हालात ज्यादा खराब कर दिए हैं। यमुना नदी पर कई घाटों को बंद कर दिया गया है, ज्यादातर घाट डूब चुके हैं। अब तो बाढ़ का पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंचने वाला है। कश्मीरी गेट और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली के बाद अब हम आपको गुरुग्राम के राजीव चौक सबवे अंडरपास की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो पूरी तरह से डूब चुका है और यहां इस जलभराव का कारण यमुना नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर नहीं है। इस अंडरपास में इतना पानी भर गया है कि बच्चों ने इसे स्विमिंग पूल बना दिया है। यह स्थिति जानलेवा है। बावजूद इसके हर साल गुरुग्राम में यही हाल रहता है। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज सिस्टम भी गुरुग्राम से बेहतर था। तो सुनिए, सबसे पुरानी मानव सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने शहरों में जल निकासी की शानदार व्यवस्था बनाई थी। सोचे 5000 साल पहले के लोगों को भी पता था कि शहर में जल निकासी और सीवर सिस्टम अच्छे होने चाहिए। उस दौर के लोगों ने शहरों में नालियां और ऐसा जाल बिछाया था कि गंदा पानी और बारिश का पानी इकट्ठा नहीं होता था और वो पानी सीधा तालाबों या नदियों में चला जाता था। लेकिन एक ये गुरुग्राम है, साइबर सिटी,
मिलेनियम सिटी, लेकिन अब अपने खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण सबसे ज्यादा डूबने वाला सिटी ये बन गया। गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि मानसून में गुरुग्राम और नोएडा में कौन सा शहर बेस्ट है। लोग दो तरह की तस्वीरें डालकर दोनों शहरों की तुलना कर रहे हैं। एक वो जो गुरुग्राम की बारिश और वाटर लॉगिंग की भयानक तस्वीरें डाल रहे हैं, और दूसरे में वो जो नोएडा की ऐसी तस्वीरें डाल रहे हैं जिनमें लोग बारिश का मजा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि गुरुग्राम बारिश में डूब जाता है और नोएडा मानसून का मजा लेता है, जिसे हम कह रहे हैं टेल ऑफ टू सिटीज। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले गुरुग्राम में जबरदस्त बारिश हुई थी। इस बारिश ने कुछ ही घंटों में गुरुग्राम को डुबा दिया था, सड़कें डूब गई थी, ट्रैफिक रेंगने लगा था और लगभग पूरे शहर में 2-2 फीट तक पानी भरा था। हालात ये थे कि लोग 6-6 घंटे तक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। सोचिए जिसके साथ ये नौबत आई हो, गाड़ी कहां तक पानी में डूबी हुई है, परिवार वालों की हालत सोचिए। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी बताकर सैकड़ों लग्जरी फ्लैट्स बनाए गए हैं। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में कुछ महीने पहले एक फ्लैट जानते हैं कितने में बिका था? 190 करोड़ रुपए में। सच यह है कि करोड़ों रुपए के घर ऐसे शहर में बने हैं जहां पर ड्रेनेज जैसी बेसिक सुविधाएं नहीं है। कई जगहों पर जल जमाव ऐसा है कि लोगों के लिए जीना दूभर हो जाता है। नोएडा और गुरुग्राम में फर्क क्या है? वो ये कि नोएडा को गुरुग्राम की तरह तथाकथित विकास की भेंट नहीं चढ़ाया गया। नोएडा एक ऐसा शहर है जिसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक खास मास्टर प्लान के तहत बसाया। यहाँ की सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, रिहायशी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इस तरह से बसाया गया ताकि लोग हर मौसम में बिना किसी परेशानी के रह सके। नोएडा का स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गुरुग्राम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर बनाया गया है। पिछले 20 वर्षों में गुरुग्राम में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, लेकिन ये डेवलपमेंट प्राइवेट बिल्डर्स और कॉर्पोरेट कंपनियों की जरूरत के हिसाब से किया गया। इसीलिए जरा सी बारिश गुरुग्राम को डुबा देती है। गुरुग्राम के जिन क्षेत्रों में आज आपको ऊंची इमारतें दिखती हैं, वहां कुछ वर्ष पहले तक खेती की जमीनें थी। बारिश का पानी इनके जरिए रिस कर जमीन के नीचे चला जाता था, लेकिन आज यहाँ कंक्रीट की इमारतें हैं, सड़कें हैं, लेकिन इनके नीचे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मानसून में गुरुग्राम के डूबने की कई वजह है, जिनसे पहली है उन नदियों और नहरों का लुप्त हो जाना जिनकी वजह से पानी टिकता नहीं था। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कई वर्ष पहले गुरुग्राम से एक नई नदी बहा करती थी जिसे सहीबी या साबी नदी कहते थे। ये नदी राजस्थान के जयपुर से अलवर, फिर हरियाणा के रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली में यमुना नदी में मिल जाती थी। मॉनसून के सीजन में इस नदी की वजह से ही गुरुग्राम में बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होता था और सारा पानी सीधा यमुना में जाकर मिल जाता था। अतिक्रमण और शहरीकरण की वजह से यह बरसाती नदी धीरे धीरे गायब हो गई। बारिश के पानी को प्राकृतिक रूप से निकालने का जरिया खत्म हो गया। ये सोचने वाली बात है कि विकास के नाम पर शहरों से प्राकृतिक नहरों और नालों को खत्म कर दिया गया, लेकिन उन्हीं शहरों में ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था नहीं की गई। आज जब गुरुग्राम और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जरा सी बारिश और जल भराव होता है तो उसका सीधा मतलब यही है कि इन शहरों का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है।